हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स, एग्जाम अपडेट्स और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हम प्रयाग पब्लिकेशन की बुक कवर कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। उसके हम 3 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले देखिए, थोड़े से 1-2 करेक्शन है, जो कुछ आंसर गलत हो गए थे वो मैं करेक्शन आपको बता देता हूँ। मैंने टेलीग्राम में डाल दिया था और मैंने नीचे कमेंट पिन कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने कुछ 3 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, उसमें से 2 कुछ करेक्शन है 2 क्वेश्चन में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 88। ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रैक्टिस सेट 2 का उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। मैंने इसको ग्रीस पढ़ दिया था और मैंने कहा था कि बनारस इसका आंसर है। बनारस इसका आंसर नहीं है, कन्नौज इसका सही आंसर है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 2018 में प्रश्न आया है। तो पूर्व का ग्रास, इंग्लिश में देखिए ग्रास का मतलब इस तरीके से है, GRASSE। तो ईस्ट का ग्रास कहा जाता है कन्नौज को, तो इसका सही आंसर कन्नौज है। इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न और है, ये प्रैक्टिस सेट 1 का 95 प्रश्न है, जिसका आंसर मैंने बताया था कि इसका कौशाम्बी है। देखिए कहां पर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए कौशाम्बी वहां पर आंसर होगा जहां पर एससी की परसेंटेज पूछे कि कौन से जिले में हाईएस्ट परसेंटेज है एससी की। तो लगभग 34% एससी हैं आपके टोटल, उसमें वो कौशाम्बी में है। लेकिन अगर जनसंख्या पूछे या संख्या पूछे तो सीतापुर आपका सही आंसर होगा। सीतापुर में लगभग 14 लाख के आसपास एससी की पॉपुलेशन या शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन मिलती है। सेकंड रैंक प्रयागराज की है और तीसरी हरदोई। ये मैंने दोनों टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिए हैं, नीचे कमेंट में पिन कर दिया है। तो प्रैक्टिस सेट 1 के 95वें क्वेश्चन का आंसर है सीतापुर, कौशाम्बी नहीं है। कौशाम्बी तब सही होगा जब परसेंटेज पूछे, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज नहीं, टोटल जनसंख्या पूछ रहा है। तो सीतापुर सही आंसर होगा। और दूसरा मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, जो ईस्ट का ग्रास या पूर्व का ग्रास उत्तर प्रदेश के किस शहर को बोला जाता है, वो कन्नौज को बोला जाता है। तो प्लीज इन 2 क्वेश्चन में एरर हो गई है, इसको आप सही कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। अब हम प्रैक्टिस सेट 4 शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन हमारा हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का है। जिस समास के पूर्व और उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। तो वहां पर द्वंद्व समास होता है, जैसे रात दिन, माता पिता, ठीक है। ज्यादातर मतलब जो युग्म वाले शब्द होते हैं उसके बीच में ये होता है। निम्न में से एक कथन गलत है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ठीक है। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। और डी, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखिए साफ आपको दिख रहा है, विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल होता कहाँ है, विसर्ग संधि में। अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा भी आपने बेसिक पढ़ा होगा, तो विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल इसमें नहीं होता, विसर्ग संधि में। यह आपका गलत है। बाकी 3 आपके ठीक है। ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है। तो देखिए ठीक समय पर आपको पता होगा, जो कारक या जो युग्म किसी क्रिया के आधार का बोध कराता है, तो वहां पर आपका अधिकरण कारक होता है। तो यहां पर अधिकरण कारक का जो क्या होता है, में और पर। तो अधिकरण में पर यहां पर ठीक समय पर अधिकरण कारक होगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो 4 आपके शा, शा, साहा, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों के पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण को क्या कहा जाता है। तो ऐसे उच्चारण को बोला जाता है वत् से। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहां पर कौन सा चिन्ह उपयोग किया जाता है। वहां पर आपका अर्ध विराम, सेमी कॉलन, इस तरीके से हम यूज करते हैं, ये यहां पर यूज किया जाता है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। निर्नुनासिक ठीक है, छिद्रान्वेषी ठीक है, गत्यर्थ गत्यर्थ ठीक है, अंतश्चेतना ये गलत शब्द है। ये आपका यहां पर सही होगा, ऑप्शन डी। ये पीसीएस में भी आया हुआ है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द का सही युग्म कौन सा है। तो तत्सम तद्भव का सही हमें बताना है। लोहाकार लोहार, लच लाख, अर्घट रहट, मिष्ट मीठा। तो मैंने आपको देखिए अर्घट का पहले भी बताया था, ये आपका यहां पर सही है, ऑप्शन सी।
देखिए लौहकार में आपके दो मात्रा आती हैं, पहले तो यही गलत है, लौहकार इस तरीके से लिखा जाता है, लौहकार। लक्ष्य नहीं होता, देखिए लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य होता है, लक्ष्य। क्षत्रिय वाला शाह आता है लाख में। इसके अलावा मिष्ट मीठा, देखिए षटकोण वाला शाह इसमें आएगा, मिष्ट, ठीक है, मिष्ट षटकोण वाला शाह इसमें आता है। मैं ऊपर लिख देता हूं, मिष्ट, ठीक है, ये आपका गलत है। निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है? घात का प्रतिघात, ठीक है, प्रसारण का संकुचन, ठीक है, खग का मृग, ठीक है, खग मतलब जो उड़ने वाले पक्षी, मृग मतलब जमीन पर चलने वाले, शाश्वत सदैव, ये दोनों समानार्थी हैं, इसका क्या होगा? नश्वर, ठीक है, शाश्वत का होता है नश्वर। आगे चलते हैं। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस कार्य में रेखांकित अंश है, तो रेखांकित अंश क्या है आपका? विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध या सर्वनाम पदबंध। तो ये आपका संज्ञा पदबंध है। मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा किस पुरुष से संबंधित है? तो ये आपके उत्तम पुरुष से संबंधित है, ये तो सिंपल ही है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो मतलब है तो ये पास्ट टेंस ही, लेकिन आ रहे थे, आ चुके नहीं थे, आ रहे थे, इसलिए अपूर्ण भूतकाल है, अभी क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। 14 देखते हैं, 14वां। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, उन वाक्यों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कृतवाच्य कहा जाता है। जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो ये डेफिनेशन ही है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार की अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। ये तुलसीदास जी की पंक्ति है और ये विभावना अलंकार की पंक्ति है। इसमें देखिए ये बताया गया है कि किसी भी कारण बिना किसी कारण के कार्य का होना बताया जा रहा है। जैसे वह यानी भगवान बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं और बिना हाथ के विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। वह बिना किसी मुख से सभी रसों का भोग करते हैं और बिना किसी वाणी के वक्ता है। तो यहां पर आपका विभावना अलंकार हो, ठीक है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तो ये आप याद रखिएगा, पूछता रहता है। आगे चलते हैं। हिंदी पत्रिका प्रदीप का संपादन किसने किया है? तो ये जो प्रदीप पत्रिका थी, इसका संपादन बालकृष्ण भट्ट जी ने किया है। निष्कवच उपन्यास, माफ कीजिए, बालकृष्ण भट्ट की कुछ कृतियां देख लेते हैं पहले, हो सकता है आपसे पूछ ले। एक तो इनका नाटक बहुत प्रसिद्ध है, साहित्य सुमन, साहित्य सुमन, ये नाटक इनका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भट्ट निबंधावली, ये भी इनका एक नाटक या सॉरी निबंध संग्रह है। दोनों निबंध संग्रह, माफ कीजिए मैंने शायद नाटक बोल दिया, दोनों निबंध संग्रह है, साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली। इसके अलावा अगर उपन्यास की बात करें, वो पूछ लेता है 100 अजान एक सुहान, ठीक है, 100 अजान एक सुजान, ये इनका एक उपन्यास है। तो ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो निष्कवच जो उपन्यास है ये राजी सेठ जी की कृति है। ये भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में होता है? तो किसका उपयोग इसमें होता है? अधिसूचना का। ये जो रेखांकित चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है? तो इस चिन्ह को बोला जाता है लोप सूचक चिन्ह, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोप सूचक चिन्ह। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो अक्षी है, नयन है, द्रग है, द्रगंबु देखिए नहीं है, ये आंसू का पर्यायवाची है, आंसू। देखिए किससे बना है? द्रग प्लस अंबु, ठीक है, द्रग होता है आंख, अंबु होता है जल का पर्यायवाची। इसीलिए देखिए कमल का पर्यायवाची क्या होता है? अंबुज। जल का एक शब्द और पर्यायवाची होता है तोय, ठीक है, तोय, ये भी याद रखिएगा, ये भी जल का पर्यायवाची है। तो
द्रग मतलब आंख, अंबु मतलब जल, आंख से निकला जल मतलब आंसू, तो ये आंसू का पर्यायवाची है, ना कि आंख का। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है, तो उसे बोला जाता है अवीरा। ठीक है, ऑप्शन ए। इसी तरह देखिए, एक स्त्री से संबंधित कुछ और मैं बता देता हूं, जैसे वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसे क्या कहा जाता है, आगमिष्यत पतिका। ठीक है, आगमिष्यत पतिका, ये वो स्त्री होती है जिसका पति परदेश से आने वाला हो। एक होती है अविवाहित महिला, अविवाहित महिला के लिए एक शब्द क्या यूज किया जाता है, अनूढ़ा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। इसके अलावा दूसरे की विवाहित स्त्री, किसी अन्य पुरुष की विवाहित स्त्री, उसको क्या बोलते हैं, अन्योड़ा। ठीक है, तो ये तीन शब्द आप याद रखिएगा, ये स्त्री से संबंधित है जो पूछता रहता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब। तो इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, आपको पता है, शराब पी ली, मैंने शराब पी ली, तो यहां पर शराब जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है, तो देखिए मोहिनी तेज दौड़ती है, यहां पर विशेषण की बात हो रही है, तो तेज यहां पर क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन ए। 24वां, राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो और यहां पर पूछा है कि और क्या है, तो ये संयोजक है, ऑप्शन सी, दो वाक्यों को ये जोड़ रहा है। 25वां, सम उपसर्ग में निष्पन्न शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, संस्कार, यही है, ऑप्शन ए। अब देखते हैं पैसेज। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है और समाज, समूहों या व्यक्ति तक संप्रेषित करता है। वस्तुतः भाषा ही संप्रेषण का प्रमुख माध्यम है। मनुष्य अपने समाज और परिवेश से भाषा का अर्जन करता है, परंतु भाषा भी समाज के विकास के साथ विकसित और परिवर्तित होती है। भाषा की गतिशीलता का संबंध हमारे सामाजिक व्यवहार से जुड़ा होता है। इसीलिए एक भाषा का रूप स्थिर रहता है तो दूसरा रूप परिवर्तित होता रहता है। भाषा का जो रूप परिवर्तित नहीं होता उसके शब्दों को व्याकरण की भाषा में अविकारी शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों में कोई विकार नहीं होता, इसीलिए ये अविकारी होते हैं। जैसे लिंग, वचन, कारक आदि के फलस्वरूप जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं तथा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये विकारी शब्द हैं। भाषा के कौशल के लिए इन सभी का महत्व है, यानी विकारी और अविकारी दोनों शब्दों का महत्व है। अब देखते हैं संप्रेषण का प्रमुख माध्यम क्या है, तो संप्रेषण का प्रमुख माध्यम या कम्युनिकेशन का प्रमुख माध्यम क्या है, भाषा है। 27वां, मनुष्य भाषा का अर्जन किससे करता है, तो मनुष्य भाषा का अर्जन करता है अपने समाज और परिवेश से। भाषा की गतिशीलता का संबंध किससे है, तो ये सामाजिक व्यवहार से। जिन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो जिन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम किस तरीके के शब्द हैं, तो लास्ट में उसने बोला है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेष सब क्या है आपके, ये विकारी शब्द है, ऑप्शन ए। अब मैं आपको रीजनिंग के आंसर बता देता हूं। कल एक सर का कमेंट आया था, अंकित बघेल सर का कमेंट आया था, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप जाकर उस प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। आपने रीजनिंग के एक प्रश्न का उत्तर पूछा था तो मैंने वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया। आगे चलते हैं। 31 का देखते हैं डी, 32 का सी। देखिए मैं इनको कराता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा, ये नहीं कहूंगा आते नहीं है, लेकिन इसमें समय मेरा बहुत जाता है, तो इसलिए आप इसको स्वयं कर लिया कीजिए। किसी में डाउट हो तो आंसर मैं आपको बता दूंगा। 33 का है ए, 34 बी, 35 डी, 36 का आप कथन पढ़ लीजिए, कथन। 36 का है ए, 37 डी, 38 बी, 8, 39 सी, 12, 40
40वें का ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए। 41वां देखते हैं, ऑप्शन सी। 42वां सी। 43वां ए यानी हर। 44वां डी। अगला 45। 45 में का है डी, पहला वाला जो आपका ऑप्शन है ये आपका ठीक है। अब देखते हैं जीएस के प्रश्न। विटामिन का संश्लेषण होता है, तो विटामिन जो होते हैं आपका, इसका जो सिंथेसाइज होते हैं विटामिन कहां पर होते हैं, आपके लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। विटामिन के देखिए कई सारे प्रकार हैं। अगर बात करें विटामिन, तो विटामिन का जो टर्म कॉइन किया है किसने नाम दिया था, सी फंक, कैसिमीर फंक नाम है, सी फंक ही आप याद रखिए शॉर्ट में। और कब इन्होंने टर्म दिया था, ये 1911 में। अब दो तरीके के विटामिन होते हैं आपका, आपको पता होगा, एक होते हैं आपके फैट सॉल्यूबल, एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल, मतलब एक तो वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। बात करें अगर वसा में जल में घुलनशील विटामिन की, तो वो होते हैं बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसका क्लासिफिकेशन है। देखिए नॉर्मली जो विटामिन है, अभी तक तो टोटल लगभग 30 से ज्यादा विटामिनों की खोज की जा चुकी है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करें देखिए, जो केवल 2 विटामिन ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, जो हम कह सकते हैं जिनका संश्लेषण होता है। एक है विटामिन डी, जिसका आपको पता है स्किन में, क्योंकि विटामिन डी, ठीक है, धूप में कहते हैं कि धूप में बैठे विटामिन डी मिलेगा, ये स्किन में सिंथेसाइज होता है। और दूसरा है विटामिन के। केवल ये 2 ही विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी में या मनुष्य के शरीर में सिंथेसाइज या संश्लिष्ट होते हैं। विटामिन के जो है ये आपका कोलोन, ठीक है, कोलोन जो हमारी आंत का हिस्सा होता है, वहां पर एक बैक्टीरिया रहता है, उसकी हेल्प से ये इनका संश्लेषण मनुष्य बॉडी में होता है। तो विटामिन के और डी केवल ये 2 ही हमारी बॉडी में संश्लिष्ट होते हैं। बात करें देखिए लीवर की, तो भारत की, माफ कीजिए, जो हमारी बॉडी है, बॉडी का जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है या ग्रंथि होती है, वो लीवर ही होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा बात करें सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, हमारे ब्रेन में स्थित होती है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्रंथि जो है ये PINEAL, पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है मनुष्य के शरीर की। ठीक है, आगे चलते हैं, इतने फैक्ट मुझे लगता है काफी है। गांधी जी 1918 में सूती मिल कर्मचारियों के बीच सत्याग्रह का आंदोलन किस भारतीय राज्य में किया था, तो आपको पता है गांधी जी शुरू में अफ्रीका में रहते थे। भारत पहुंचने से पहले ही उनकी ख्याति यहां पर पहुंच चुकी थी, और 9 जनवरी 1915 को वो भारत में आए थे, जिस दिन हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो ये जो मिल्स स्ट्राइक हुई थी, इसको बोला जाता है अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक, और ये अहमदाबाद कहां पर है, गुजरात में स्थित है। देखिए हुआ क्या था 1918 में, जो ये आपका गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत भयानक अकाल पड़ा था। इस अकाल के दौरान जो अहमदाबाद के मिल्स ओनर थे, जो मिल के मालिक थे, उन्होंने इनको बोनस दिया, और उन्होंने ये कहा कि बाद में आप धीरे धीरे करके हमें बोनस वापस कीजिएगा। लेकिन जब कंडीशन सुधरी, तो जो मजदूर थे उन्होंने ये कहा कि आप हमारी सैलरी बढ़ाइए, हमारे जो दिहाड़ी मजदूरी है उसको बढ़ाइए। लेकिन ये लोग इसके अगेंस्ट थे, इन लोगों ने मजदूरी नहीं बढ़ाई। फिर 1918 में गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपनी मांगे उनके आगे रखी, और फिर उसके बाद जो अहमदाबाद मिल ओनर्स थे, जो मिल के मालिक थे, उनके द्वारा 35% हाइक दिया गया उनको सैलरी में। ठीक है, उनकी वेजेस में 35% उनकी सैलरी बढ़ाई गई थी। तो काफी एक इंपॉर्टेंट ये माइलस्टोन था गांधी जी के भारत में पॉपुलैरिटी में। तो यहाँ पर इन्होंने भूख हड़ताल की थी या हंगर स्ट्राइक की थी। आगे चलते हैं। भारत में बाल लिंग अनुपात को डैश आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। तो कितने से कितने एज ब्रैकेट में, तो 0 से 6 वर्ष का जो एज ब्रैकेट होता है, इसको बोला जाता है चाइल्ड सेक्स रेशियो या बाल लिंगानुपात। बात करें अगर ग्लोबल लेवल पर, या अगर बात करें नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो भारत में कौन से राज्य का आपको देखने के लिए मिलेगा, वो मिलेगा अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो था 972। अगर बात करें सबसे कम किसका था, तो सबसे कम था हरियाणा का। हरियाणा का था 834। 834। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश 972 और सबसे कम हरियाणा का। बात हो रही है चाइल्ड सेक्स रेशियो की, बाल लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात की। बात करें अगर उत्तर प्रदेश के रेस्पेक्ट में, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा
शिशु लिंगानुपात है वो है बलरामपुर का। ठीक है, बलरामपुर का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है 950, और सबसे कम जो उत्तर प्रदेश में है वो है बागपत का। ठीक है, बागपत का है 841। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रीय स्तर पर और हमारे राज्य स्तर पर। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग प्रपात आपका भारत के सबसे ऊंचे प्रपातों में से एक है, और ये शारावती नदी पर बनता है। ठीक है, शारावती नदी आपके वेस्टर्न कर्नाटक में निकलती है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। देखिए, पहले जो इसका नाम था वो था GATT, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये इसका पहले नाम था। बाद में 1995 में इसका नाम बदलकर WTO या विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया है। इसके द्वारा देखिए दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूं। एक तो है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट सबसे पहली, और एक है आपका ट्रेड पॉलिसी POLICY पॉलिसी रिव्यू, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। ये दो रिपोर्ट इसके द्वारा इंपॉर्टेंट जारी की जाती है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो इसमें से मतलब जो 11 सूत्रीय प्लान था, 11 पॉइंट डिमांड्स थी, उसमें से कौन सी इसमें से ये पूछी है कि थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता है 1930 से लेकर 1934 तक चला था। तो इसमें रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, देखिए ये एक्सचेंज रेट से कोई मतलब नहीं था, ये डिमांड नहीं थी। भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये ठीक था। पॉलिटिकल प्रिजनर या राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी ठीक है। तो आपका दूसरा और तीसरा ठीक है। मैं आपको सारी डिमांड्स एक एक करके बता देता हूं, हो सकता है हमसे दूसरे तरीके से ये पूछ ले। देखिए, सबसे पहली जो डिमांड थी वो ये थी, जो आर्मी है और सिविल सर्विसेज है, इसके ऊपर जो आप व्यय कर रहे हो उसको 50% तक कम करना। दूसरा, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट था CID, इसमें रिफॉर्म्स या सुधार करना। इसके अलावा जो आर्म्स एक्ट था, हथियार बिल था, माफ कीजिए, अधिनियम था, उसमें कुछ बदलाव लाना। इसके बाद जो राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा करना। एक बिल था उस समय पोस्टल रिजर्वेशन बिल, जो पोस्टल रिजर्वेशन बिल है उसको एक्सेप्ट करना। इसके अलावा जो टेक्सटाइल मिल मजदूर थे या टेक्सटाइल प्रोडक्शन था, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सुरक्षा देना। इसके अलावा जो शिपिंग है, कोस्टल शिपिंग थी, जो समुद्र तट पर शिपिंग की जाती थी, उसको इंडिया के लिए रिजर्व करना। टैक्स को, जो लगान था, इसको 50% तक कम करना, जो आपको ऑप्शन 2 में दिख रहा होगा। और इसके अलावा जो सॉल्ट टैक्स है या नमक कानून है उसको तोड़ना, और जो सरकार की नमक के ऊपर मोनोपोली है, जो एक छत्र राज है, उसको खत्म करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ये थे आपके, इंपॉर्टेंट हम क्या कह सकते हैं, 11 सूत्रीय कार्यक्रम में डिमांड थी। देखिए, रुपया डॉलर, यहां पर डॉलर नहीं है क्योंकि आपको पता है हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, ब्रिटेन में चलता था पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग। तो गांधी जी की जो डिमांड थी वो ये था कि जो रुपी और स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट है उसको चेंज करना। तो रुपए डॉलर नहीं आएगा, रुपए स्टर्लिंग आएगा या रुपी स्टर्लिंग। तो आपका दूसरा और तीसरा ठीक होगा। हाल ही में काजी नींबू या खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित करने वाला राज्य है, तो असम ने इसको अभी राजकीय फल घोषित किया है। हाल ही में पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन ओडिशा में किया गया। 54, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2005 ठीक है, साक्षर भारत अभियान, देखिए ये आपका गलत है, साक्षर भारत अभियान 2010 का नहीं है। इसकी जो लॉन्च किया गया था वो 2009 में, सितंबर 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। बाकी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 का ही है। लघु उद्योगों में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश की थी? तो इसमें से जो आबिद हुसैन कमेटी है, इन्होंने लघु उद्योग, जो हमारे यहाँ हम कह सकते हैं कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री है, उसकी रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने सिफारिशें की थी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी आपको पता है पॉवर्टी से ये संबंधित कमेटी है, ठीक है, गरीबी से। और सच्चर कमेटी जो है, सच्चर कमेटी का संबंध था आपका सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल स्टेटस, जो मुस्लिम कम्युनिटी का भारत में है, उसकी स्टडी करना। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, माइनॉरिटी यानी स्पेशली मुस्लिम से संबंधित है। और कब बनाई गई थी? 2005 में ये बनाई गई। बात करें सी रंगराजन कमेटी, ये भी आपका पॉवर्टी एस्टिमेशन या गरीबी आकलन से संबंधित है।
हाल ही में किस राज्य में औषधि विभाग ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? तो कौन से राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? केरल राज्य में शुरू किया गया। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो यह नीति अपनाई थी, यह नीति फेमस है बहुत ज्यादा, गयासुद्दीन बलबन की। देखिए बलबन क्या था, बलबन पहले जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका एक स्लेव हुआ करता था। माफ कीजिए, जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश का स्लेव ये हुआ करता था। इल्तुतमिश का एक 40 लोगों का कोर ग्रुप था, 40 दासों का ग्रुप था, जिसको तुर्कान चाहलगानी बोला जाता था या 40वां बोला जाता था, उसका ये एक भाग था। तो जब ये राजा बना, इसने सबसे पहले इस 40वें को भंग कर दिया, क्योंकि कई सारे इसमें इसके विरोधी थे या इसको गिराने का कार्य वो कर सकते थे। तो इसने अपनी सेफ्टी के लिए पहले 40वें का लिक्विडेशन कर दिया या उसको भंग कर दिया। इसने दो इंपॉर्टेंट टाइटल अपनाए। ये अपने आप को कहता था जिल्ले इलाही या शैडो ऑफ द गॉड, या फिर अपने आप को कहता था नियाबत ए खुदाई। नियाबत ए खुदाई का मतलब होता है जो भगवान का पृथ्वी पर रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको बोला जाता है नियाबत ए खुदाई। इसके अलावा इसने सजदा, सजदा समझते हैं, जब राजा आता है तो राजा के आगे झुकते हैं लोग, वो, और पैबॉस, पैबॉस का अर्थ होता है राजा के पैरों को चूमना। ये दो इसने अपने राज दरबार में नए इनिशिएटिव शुरू करा है, सजदा और पैबॉस। इसके अलावा देखिए इसने मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवान ए आरिज, इसकी स्थापना भी की थी, क्योंकि इसके टाइम में जो मंगोल आक्रमण था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था और इसने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में उस समय लूट मार की घटनाएं बहुत रहती थी, तो इसने उनको खत्म करने के लिए ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई। तो ये ऑप्शन बी आपका यहां पर ठीक होगा। आगे चलते हैं। कोयना परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोयना डैम आपका ये महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना डैम आपका कोयना नदी के ऊपर है, ठीक है। कोयना जो रिवर है ये आपकी कृष्णा रिवर, जो कृष्णा नदी है इसकी एक सहायक नदी है। आगे, संविधान ने राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह शक्ति दी है कि वह पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है इसके लिए नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था करे। अगर सरकार को लगता है, राज्य सरकार को, कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उसमें इनफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का, रिजर्व्ड कास्ट का, तो उसके लिए वो उपबंध कर सकती है। किसके तहत करती है? अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमारे यहाँ क्या है? समानता का अधिकार है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी के ऊपर, ठीक है। सरदार सरोवर नर्मदा, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी, ये आपका गलत है, ये कृष्णा नदी के ऊपर, ठीक है, कृष्णा नदी के ऊपर। हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर, ये बिल्कुल ठीक है। इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, सबसे लंबा डैम। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, तो आपको पता होगा वेस्टर्न घाट जो है ये भारत का एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अगर बात करें भारत में कुछ अन्य बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी हैं जो मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाता हूं। तो ये देखिए टोटल भारत में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। 4, देखिए हॉटस्पॉट का वैसे जो कॉन्सेप्ट है अगर मैं बताऊं आपको, 1982 में नॉर्मन मायर्स, ठीक है, नॉर्मन मायर्स के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि जहां पर आपका बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया जाना है वहां पर स्पेशीज एंडेमिज्म बहुत अच्छा हो, मतलब कुछ ऐसी प्रजातियां वहां पर मिलती हो जो आपको विश्व में कहीं और देखने के लिए नहीं मिलती, इसको बोला जाता है स्पेशीज एंडेमिज्म। और ये जो प्रजातियां हैं ये कहीं ना कहीं खतरे में होनी चाहिए। अब खतरे का कारण कुछ भी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, मानव गतिविधियां हो सकती हैं, तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जैव विविधता के उन्हें बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है। बात करेगा टर्म बायोडायवर्सिटी की, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म दिया था नॉर्मन मायर्स ने। अगर बात करें बायोडायवर्सिटी की तो यह टर्म दिया गया है वॉल्टर जी रोजन के द्वारा, इसको भी याद रखिएगा। ये अभी वेस्ट बंगाल का जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था सिविल सर्विसेज का, उसमें 2023 में ही पूछा गया। अब देखते हैं कौन कौन से 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत में है। सबसे पहला है आपका हिमालय, हिमालय तो देखिए होना ही था, ये है। दूसरा है इंडो बर्मा, ठीक है, इंडो बर्मा यानी भारत और बर्मा का जो कॉमन एरिया है वहां पर भी बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। तीसरा वही है जो हमारा प्रश्न था, कौन सा? वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, श्रीलंका में भी देखिए काफी ज्यादा बायोडायवर्सिटी है। इसके बाद आपका सुंडालैंड, सुंडालैंड आपका जो इंडोनेशिया वाला एरिया है और भारत का जो निकोबार आइलैंड है, ठीक है, निकोबार आइलैंड ये इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। यहां पर आप पढ़ेंगे पॉलिटिकली द हॉटस्पॉट कवर्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सदर्न थाईलैंड नियर बाय ऑल ऑफ मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, western half of Indonesia. The Nicobar Islands which are under Indian jurisdiction are also included. तो जो निकोबार आइलैंड है वो आपके सुंडालैंड वाले में आते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें अंडमान वाला जो हिस्सा है, क्योंकि अंडमान और निकोबार अलग अलग द्वीप समूह, अंडमान वाला जो हिस्सा है वो आपका इंडो बर्मा वाले एरिया में आता है। तो ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे यहाँ मौजूद है, इनको आप याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया, किस किसने ये टर्म दिया है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में रखा था? तो मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने भारत डिवीजन की मांग रखी थी। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो आपको पता होगा 2 बार हमारे यहाँ नेशनलाइजेशन हुआ है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो बता देता हूं, पहला जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1969 में। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर जो सेकंड फेज आया था, जो आपसे प्रश्न में पूछा है, ये हुआ था 1980 में, और 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहां पर सही होगा। मशरूम किसके उदाहरण होते हैं? तो मशरूम आपका फंगस का उदाहरण है, फंगस या कवक, फंजाई जिसको बोला जाता है, ऑप्शन सी। एक प्रश्न ये पूछ लेता है, जो फंजाई होता है या कवक होता है, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है माइकोलॉजी, MYCOLOGY। देखिए ये याद कर लीजिए, बहुत बार पूछता रहता है, स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। देखिए यहां से 1 से 2 क्वेश्चन और बहुत अच्छे बनते हैं। पहला, लाइकेन जो शैक है, ये किसका बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है? तो देखिए ये पॉल्यूशन का, ठीक है, एयर पॉल्यूशन का माना जाता है। एयर पॉल्यूशन का ये बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है, यानी अगर किसी वातावरण में एयर पॉल्यूशन है तो इसका कलर बदलने लगेगा या इंडिकेशन ये हमें देता है, इसलिए इनको इंडिकेटर स्पीशीज भी बोला जाता है, जो किसी स्थान के इकोसिस्टम का इंडिकेशन हमें देते हैं। बात करें अगर लाइकेन की या शैक की, तो देखिए ये 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच की कड़ी होता है। एक आपने सुना होगा ऑल्गी, ठीक है, ऑल्गी क्या होता है आपका? शैवाल। और फंगाई या फंजाई, सॉरी फंजाई, इन दोनों के बीच की जो कड़ी होता है वो लाइकेन होता है। तो एक तो पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, और ये पूछता रहता है किन दोनों के बीच की कड़ी होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ऑल्गी और फंजाई के बीच का। माउंट किलिमंजारो यहां पर स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट किलिमंजारो आपका अफ्रीका का एक ज्वालामुखी है जो तंजानिया में स्थित है, और अफ्रीका जो महाद्वीप है पूरा, उसकी हाईएस्ट चोटी यही है, ठीक है, हाईएस्ट जो पीक है वो यही है। अब देखते हैं कंप्यूटर के कुछ प्रश्न। 66 एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। तो लाइट पेन, ऑप्शन सी। जेपीईजी का मतलब क्या है? तो जेपीईजी जो आपका मीडिया का फॉर्मेट होता है, इसका अर्थ होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन ए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओएस में या ऑपरेटिंग सिस्टम में संचार डैश के साथ परस्पर क्रिया करके किया जा सकता है। तो क्या करके? टेक्स्ट आधारित, माफ कीजिए, आइकन, संचार आइकन के साथ परस्पर क्रिया करके किया जा सकता है। 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से फायरवॉल कंप्यूटर के संदर्भ में परिभाषित करता है? तो फायरवॉल देखिए क्या होता है, यह रूल्स का या नियमों का एक सेट के आधार पर नेटवर्क को प्रसारण अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों डिवाइसों का एक संयोजन होता है। एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है? तो गटर देखिए क्या होता है, जो मार्जिन यूज करते हैं हम पेपर के साइड में, मार्जिन, उससे संबंधित है गटर। 71 एमएस डॉस या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डैश क्या है? एक आपका कमांड लाइन इंटरफेस है, CLI, एक कमांड लाइन इंटरफेस इसमें होता है। 72 निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी एक्सेल में एक चार्ट जोड़ती है? तो F11 है। ये F जितनी होती है फंक्शन कुंजियां होती हैं, F12 तक होती हैं, 12। 73 EEPROM का पूरा नाम क्या है? तो EEPROM है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो कौन सा वाला होगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर एक इंक रिबन पर पिन मारकर या पैकिंग करके अक्षरों को छापता है? इसको देखिए बोला जाता है इंपैक्ट प्रिंटर। तो इसमें से कौन सा उदाहरण है? डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है इसका उदाहरण। किसी वर्कशीट की 2 नॉन कंटीजियस रेंज या नॉन जो पास रेंज नहीं होती, इसको प्रिंट करने के लिए सेलों की इन 2 नॉन कंटीजियस रेंजों को सेलेक्ट कैसे किया जाएगा? तो कैसे आपको जो पास रेंज सेलेक्ट नहीं है तो आप कंप्यूटर में उन्हें सेलेक्ट कैसे करोगे? तो इसके लिए देखिए आपको
सेलों की पहली रेंज का चयन करना होगा, कंट्रोल दबाना होगा और फिर सेलों की दूसरी रेंज को हमें सेलेक्ट करना होगा, तब आप इसको प्रिंट कर पाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस है? तो इसमें कौन सा, जो जॉयस्टिक है आपका, ये एक इनपुट डिवाइस है। गेम्स वगैरह खेलने में लोग इसका यूज करते हैं। किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन .bat होता है? तो ये आपका पीसी बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार का नाम दिया जाता है? तो .xls। 79, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंधित है? तो कौन सा? हाइब्रिड कंप्यूटर। एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय में नियंत्रित करता है जब यह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले ले। तो इसे बोलते हैं BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन ए। अब देखते हैं यूपी से संबंधित प्रश्न। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था? तो उत्तर प्रदेश का काफी पुराना ये म्यूजिक इंस्टीट्यूट है और इसको 2001 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। देखिए अगर पूरी इसकी हिस्ट्री की बात करें, वैसे 2001 इसमें बहुत करीब का ऑप्शन यही है, लेकिन देखिए 2000 में वैसे इसको ये उपाधि मिली है। अगर मैं सही बताऊं आपको 24 अक्टूबर 2000, तो 2000 ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता, लेकिन 2001 यहाँ पर क्लोजेस्ट ऑप्शन है, तो यही हमें मानना पड़ेगा। इसकी देखिए थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के प्रयासों से लखनऊ में लगभग आपका 15 जुलाई को 1926 में, ठीक है, स्थापना होती है मैरिस कॉलेज की, ठीक है, मैरिस कॉलेज। और बाद में देखिए क्या होता है, 1960 के दशक में इसका नाम बदलकर भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया जाता है। लेकिन जब 2000 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है, तब इसको भारत खंडे संगीत संस्थान के नाम से जाना जाता है और अब ये डीम्ड विश्वविद्यालय है। तो फिर से बता देता हूं, 1926 में मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक इस नाम से इसकी स्थापना होती है। 1960 में भारत खंडे जो थे, पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे, इनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर इसका नाम बदलकर भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कर दिया जाता है और फिर 2000 में जब डीम्ड विश्वविद्यालय बनता है, तब इसका नाम भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? जो जहां पर देखिए भगवान बुद्ध का सीधा संबंध रहा है, वो शहर इससे जुड़े हुए हैं। तो बात करें कपिलवस्तु, बिल्कुल ठीक है। कुशीनगर यहाँ पर मृत्यु हुई थी। श्रावस्ती यहाँ पर सबसे ज्यादा उपदेश भगवान बुद्ध ने दिए हैं। संकिसा जो है इसका सीधे ऐसे कोई संबंध नहीं है। संकिसा में हमें गज स्तंभ मिलता है, अशोक का बनाया हुआ गज स्तंभ या एलिफेंट कैपिटल यहां पर मिलता है, लेकिन संकिसा का सीधे संबंध आपका बौद्ध परिपथ से नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने धार्मिक स्थानों को मिलाकर नाथ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो टोटल आपके 7 स्थानों को मिलाकर नाथ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। जो नाथ पंथीज होते हैं या जो नाथ संप्रदाय से इंपॉर्टेंट जुड़े हुए प्लेसेस है, उसका डेवलप इसमें इस कॉरिडोर के तहत किया जाएगा। अगला, जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से सभी पानी की आपूर्ति करने के लिए या मामले में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा था? तो कौन से उत्तर प्रदेश के जिले को टॉप रैंक इसमें मिली थी? बुलंदशहर। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से या किसी भी घटना से नहीं रहा है, तो वह है सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में वर्तमान में स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो कौन बनाता है? सहारनपुर। मैप में भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आपको दिख रहा होगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, और यहां पर हरियाणा। ठीक है, तो सहारनपुर हमारा, और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो किसान मित्र योजना ये भी काफी पूछता रहता है, 18 जून 2001 में। उत्तर प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? तो किस पर है? ऊपरी गंगा। 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वृद्धि दर रही है हमारी 20.22%। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? तो देखिए, गोमती, ये गोमत ताल है पीलीभीत में, या कुल्हर लेक है वहां से निकलती है। रामगंगा ये आपकी भिक्यासैंण से निकल कर आती है, कुमाऊं हिमालय से, ये ठीक है आपका, इसका हिमालय से हुआ है। बेतवा बात करें, बेतवा आपकी यमुना की एक सहायक नदी है, इसका भी उद्गम हिमालय से नहीं है।
शारदा ये भी आपकी हिमालय से निकलने वाली रिवर है। तो 1 और 3 इनका उद्गम आपका हिमालय से नहीं होता। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला, सोनभद्र, सिंगरौली वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वहां पर आपको कोयला मिलेगा देखने के लिए। अगला बलुआ पत्थर, मिर्जापुर, ठीक है, सैंडस्टोन यहीं पर मिलता है। सिलिका बालू, प्रयागराज, ठीक है। यूरेनियम, देखिए यूरेनियम उत्तर प्रदेश में झांसी में नहीं मिलता। तो जो ललितपुर जिला है उत्तर प्रदेश का, ललितपुर, वहां पर यूरेनियम के भंडारों की थोड़ी सी खोज की गई है। और ललितपुर में ही हमें केवल क्या देखने के लिए मिलता है? उत्तर प्रदेश में कॉपर या तांबा केवल ललितपुर में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ललितपुर का एक क्षेत्र है सोनराई क्षेत्र, सोनराई रीजन, यहां पर आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो डी इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो टोटल 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश विभाजित है। राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न किस एक क्षेत्र से है? तो राई जो लोक नृत्य होता है ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अगला देखते हैं, संगवेरपुर बांदा, पहला ही गलत है। हस्तिनापुर मेरठ, ठीक है। विंध्याचल मिर्जापुर, ठीक है। देवा शरीफ बाराबंकी, यहाँ पर हाजी वारिश अली शाह की दरगाह पर मेला लगता है। तो श्रृंगवेरपुर आपका बांदा में ना होकर ये प्रयागराज में आपका पड़ता है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है? तो ये नोएडा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? तो लखनऊ में यह स्थापना की गई है। अगला, भारत सरकार द्वारा 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में कब सूचीबद्ध किया था? तो 2003 में इन्हें सूचीबद्ध किया। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिजनौर इसके लिए प्रसिद्ध है। बिजनौर आपको पता है गंगा नदी बिजनौर में, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से ही प्रवेश करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहां पर है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। बिठूर आपको पता होगा गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो यही देखिए हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थे। वीडियो आपको अच्छा लगता हो, यूजफुल लगता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।